वसुंधरा जी। नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे इसी महीने वसुंधरा सरकार के 4 साल कंप्लीट हो रहे 13 दिसंबर को। बहुत सारे विभाग है, सरकार के दावे भी है, मंत्री लगातार प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, लेकिन हम जनता के नजरिए से भी देखना चाहेंगे और एक एक विभाग की हम ये सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमने गृह विभाग को चुना है कि कानून व्यवस्था के क्या हाल है प्रदेश में, वो देखना चाहेंगे। गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने दावा किया है कि अपराधों में कमी आई है। किसी भी क्षेत्र के अपराध देख लीजिए, पेंडेंसी में कमी आई है, रिकवरी की परसेंटेज बढ़ी है, यानी कि कानून का हाल प्रदेश में बेहतर हुआ है। क्या मायने हैं बेहतरी के, कैसे हुआ, तमाम पहलुओं को छूने की हम कोशिश करेंगे। और कटारिया साहब के जो दावे हैं उन्हें खारिज कर रहे हैं पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल। आम जनता क्या सोचती है? जो अनाउंसमेंट किए गए थे, जिसे हम घोषणा पत्र कहते हैं, जिसे बीजेपी ने नाम दिया था सुराज संकल्प पत्र। चलिए एक बार जरा सुनिए कि कटारिया साहब के क्या दावे हैं और पूर्व गृह मंत्री क्या कहते हैं। एक बार जरा सुनिए। इन 4 वर्षों में गृह विभाग ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसके कारण से हमारी रैंकिंग अच्छी बनी। पिछले वर्ष हम हिंदुस्तान में रैंकिंग की दृष्टि से, पुलिस रैंकिंग की दृष्टि से 5वें स्थान पे थे और इस साल हम 4थे स्थान पर हैं। आईपीसी के सारे हेड में पिछले वर्षों में अपराध निरंतर घटा है। 14 में जो हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 2,10,000, वो 15 में आकर 1,98 हुआ, 16 में 1,80 हुआ। नेशनल क्राइम रिपोर्ट के आधार पर यह लगता है कि महिला अपराध की दृष्टि से राजस्थान बहुत ऊंचाई पर है। ये बात सच है, लेकिन पिछले 3 वर्षों की जो क्राइम रिपोर्ट आ रही है उसमें निरंतर हम एक एक स्टेप नीचे उतर रहे हैं। 156-3 में भी भारी जो है अपराध में जो है वो गिरावट, जो एफआईआर दर्ज हो रही है उनकी संख्या जो है वो निरंतर घट रही है। जो विशेष उपलब्धियां हैं वो है अभियोजन भवन। जब तक हमने 2013 में काम संभाला था तब तक केवल और केवल 11 अभियोजन भवन बने हुए थे। हमने केवल अभी इस समय 4 सालों में कोशिश करके 17 नए अभियोजन भवन जो है वो हमने बनाए हैं। शिक्षण पे हमने जो है ना 3.7 करोड़ रुपया व्यय किया है। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में 22.36 करोड़ रुपया व्यय किया है। अग्निशमन वाहन पे 7.5 करोड़ रुपया खर्च किया है। एसडीआरएफ सुदृढ़ीकरण के लिए हमने 15 करोड़ रुपया दिया है ताकि वो टीम अच्छी तरह से काम कर सके। राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के हर एक विभाग ने अपनी जो मेहनत और प्रोग्रेस की है, उसके कारण से हम राजस्थान की जनता को जो काम हमें करना था हमने करने का प्रयास किया है। उनकी हिफाजत की पूरी चिंता की है। विभाग में समय समय पर मॉनिटरिंग करके मेरे सारे अधिकारी और मेरी सारी टीम ने जो मेहनत की है, हिंदुस्तान में शायद ये पहला राज्य होगा जो लगातार 3 साल से अपराध के अंदर ग्राफ निरंतर घट रहा है। जब कांग्रेस का शासन हुआ करता था, आज उसकी तुलना उससे करें कानून व्यवस्था के मामले में, तो चाहे हत्याएं हो, चोरी हो, चाहे ये क्या दुष्कर्म हो, ये इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। और खुद यहाँ के प्रदेश के गृह मंत्री कहने लग गए कि मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है कि मैं कानून व्यवस्था को जो है संभाल सकूं। और कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। इसके अलावा जितने भी और आप क्या नाम को उठा करके देखेंगे जो इनके वादे थे उनको, तो निश्चित तौर पर आप ये पाएंगे कि किसी भी वादे पर ये न तो खड़े उतरे। ये कंप्लीट फेल गवर्नमेंट है। स्वतंत्रता के बाद में अगर इस राजस्थान में कोई फेल गवर्नमेंट आई है जो कि बिल्कुल का नजरों से उतर चुकी जनता के, तो वो यही गवर्नमेंट है। और निश्चित तौर पर इसमें बदलाव जरूरी है और बदलाव आए।
तो अभी आपने सुना कि शांति धारीवाल पूर्ववर्ती सरकार को बेहतर बता रहे हैं। कटारिया जी का दावा है कि हमें जिस तरह से कानून व्यवस्था के हाल मिले थे, हमने उसमें बहुत बेहतरी की है, अपराधों में कमी आई है, रोड एक्सीडेंट्स में कमी आई है, और वो ये भी दावा कर रहे हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो में जिस तरह की स्थिति हम लोगों के वक्त रही है, ब्यूरोक्रेट्स भी हमें पकड़े हैं, जिसमें अशोक सिंह की, नीरज के पवन, उनका वो जिक्र कर रहे हैं। खैर चले, जनता क्या मान के चलती है कि कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो हमने अलग अलग क्षेत्र से लोगों से उनके विचार जानने की कोशिश की है कि वो क्या मानते हैं राजस्थान सरकार के, वर्तमान सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर। पहले से क्राइम अजमेर में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अंदर क्राइम कम हुआ है। चोरियां कम हुई हैं, डकैतियां कम हुई है और हत्याएं कम हुई है। महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा के लिए कोई काम नहीं हुआ है इन 4 सालों में, और बल्कि हम लोग देख रहे हैं कि राजस्थान जो है वो तीसरे नंबर पे है महिला शोषण और महिला हिंसा में। तो फिर सरकार महिला सशक्तिकरण के नाम पे क्या कर रही है? तो क्राइम दिन पर ही दिन बढ़ता जा रहा है। आए दिन फिरौती, आए दिन डकैती, आए दिन चेन स्केचिंग, आए दिन मतलब पुलिस के सामने ही मतलब ऐसा कुछ हो जाता है कि आम आदमी बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। इस समय तो स्थिति बहुत ही ज्यादा भयानक हो रही है। पिछले 4 साल से पूरे प्रदेश में जो कानून की व्यवस्था चल रही है, जनता के साथ एक धोखा हो रहा है और कानून व्यवस्था का सुचारू नहीं चलना प्रशासन की कमी को शो करता है। प्रशासन की कहीं न कहीं अनदेखी है, उसके चलते कानून व्यवस्था लचर हो रखी है। शहर में कानून व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार लाने की जरूरत है। यहाँ हर रोज हमें सुनने को मिलता है कि कोई न कोई अपराध हो रहा है, चेन स्नैचिंग है और चोरियां हैं और कई इस तरीके के अपराध जो हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं। तो मैं प्रशासन से यही आग्रह करूंगी कि इनमें कुछ सुधार लाया जाए। कानून व्यवस्था को लेकर देखिए, आम जन परेशान है, हत्याएं एवं कई इस प्रकार की अराजकता इस राजस्थान के अंदर फैली हुई है। 4 साल पहले क्या था ना कि शाम को गृहिणी निकल के सब्जी वगैरह लेने जा भी सकती थी, लेकिन अभी इतना नहीं है, क्योंकि अभी शाम के वक्त जैसे अंधेरा होता है गृहिणी घर से बाहर निकलने में डरती है। तो ये तो नहीं है क्योंकि पुलिस प्रशासन सख्त नहीं है। इन 4 सालों में बीजेपी गवर्नमेंट में पुलिस व्यवस्था बहुत खराब रही है। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही है, नो एंट्री में ट्रक आ रहे हैं, लोग मर रहे हैं, जवान बच्चे की मौत हो रही है और कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई है। तो चलिए, जनता की भी मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों का कहना है कि कानून व्यवस्था को बेहतर करने की आवश्यकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपराध बढ़ रहे हैं। महिला कह रही है कि देश में तीसरे स्थान पे हम स्टैंड कर रहे हैं और कटारिया साहब दावा कर रहे हैं कि हमारी स्थिति बेहतर हुई है। खैर चलिए, इस बीच हमारे साथ अलवर से एक कॉलर जुड़ गए हैं, सुरेंद्र सिंह उनका नाम है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के साथी हमारे साथ में बैठे। मैं एक बार इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा। वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक नारायण बारेड जी हमारे साथ में है। विजेंद्र सिंह जी झाला कांग्रेस नेता के रूप में हैं, भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी हैं, और निशा सिद्धू जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ में हैं। मनीष पारिक साहब जयपुर के पूर्व उपमहापौर और भाजपा नेता हमारे साथ हैं इस सीरीज में। सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्या सवाल है आपका? हेलो, चलिए, वो शायद कॉलर हम कर चुके हैं। बारेड साहब, मैं आपसे मुखातिब होऊंगा और मैं जानना चाहूंगा कि प्रदेश की सरकार 4 साल कंप्लीट कर चुकी है, यानी कि 4था साल है, और अब मुझे लगता है कि जब 4 साल पूरे होते हैं तो एक तरह से कहा जा सकता है कि गाड़ी ढलान में होती है, कि उल्टी गिनती शुरू हो जाती है कि अब चलिए चुनाव का वक्त होगा और चुनावी मोड पे हम चले जाते हैं। 4 साल को हम किस दृष्टि से देखें? मैं रोज अहले सियासत के बदलते रंग देखता हूं। मैं रोज नेता को किसी गुंडे माओवादी के संग देखता हूं। कल कोई सियासी गया था मंदिर और मस्जिद में, आज मैं भाई और भाई के बीच में जंग देखता हूं। मैं नहीं कहता कि पहले कानून व्यवस्था बेहतर थी, लेकिन आप उस वादे को लेकर आए थे कि हम बेहतर कानून व्यवस्था देंगे। हम
औरत की आबरू की हिफाजत करेंगे। आप आंकड़े बताते हैं कि जो 3600 से ज्यादा घटनाएं हुई है बलात्कार की, उसमें 365 गैंगरेप की घटनाएं हैं। यानी हर दिन एक औरत की अस्मत पे भीड़ ने डाका डाला है, गैंगरेप है, सामूहिक ज्यादती हुई है और 462 दहेज की मौतें हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है, यानी प्रतिदिन एक से ज्यादा दहेज ने एक औरत की बलि ली है। ये अपराध सामाजिक परिवेश की देन होते हैं। ऑफ कोर्स हमने कुछ तरक्की भी की है, जैसे आर्थिक अपराध में राजस्थान नंबर 1 हो गया है, चीटिंग में, स्कूलों के नाम पे, एजुकेशन के नाम पे ठगी पे नंबर 1 है, रोजगार के नाम पे हम ठगी में हम पहले नंबर पे आ गए हैं। मैं इसमें राजनीतिक बारेट साहब, एक अमित है जोधपुर से, मैं एक माफ करिएगा, मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। जी अमित, अपना सवाल बता दीजिए, हम आपसे को जवाब दिलवाएंगे। अमित, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल मुझे बता दीजिए। जी बताइए। हेलो, बताइए अपना सवाल बताइए। हेलो, अपना सवाल बताइए, आपकी आवाज आ रही है मेरे तक, आप बताइए। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो भी भर्तियां इस कार्यकाल में हुई हैं, क्या वो कभी पूरी हो पाएंगी? जी बिल्कुल, मनीष पारिक साहब इस बात का जवाब देंगे जब इनका वक्त अभी नंबर आएगा, तो ये बताएंगे कि जो वादे किए थे वो पूरे हो पाएंगे, खासकर सुरक्षा की वो बात कर रहे हैं। चले, मैं आप तक वापस अगर कोई बात होगी तो आप सुनिए अगर हमारे को, और आपका सवाल हो तो आप दोबारा कर सकते हैं। मनीष पारिक साहब इसका जवाब देंगे। मैं पहले नारायण बारेट साहब से वापस एक बार मुखातिब हूंगा। औरत महफूज नहीं है, एल्डरली पीपुल 600 से ज्यादा घटनाएं हुई है, बच्चे महफूज नहीं है, कितनी घटनाएं नाबालिग के ज्यादती की हुई है, और पुलिस थानों में झगड़े होते हैं, पुलिस के अंदर गुटबाजी है, सरकारी अफसरों में दफ्तरों में गुटबाजी हो गई है। कोई चीज तो आपकी सुरक्षित नहीं है। किस दम पे आप कह रहे हैं? पर्यावरण के अपराध के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पर आगे यूपी के मुकाबले। पर्यावरण के प्रति अपराध का मतलब आप माइनिंग करवा रहे हैं, इलीगल माइनिंग करवा रहे हो, आपकी रजामंदी से हो रही है। हमारा आर्थिक नुकसान भी है, सामाजिक नुकसान भी है, कुदरत का नुकसान है। आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। आपने कितने वादे किए थे, हम आपके मोहक वादों से प्रभावित हुए थे, हमारा मन बदला था कि पिछली सरकार को हम खारिज करते हैं, हम आपको लाते हैं। आपके गाय भी सुरक्षित नहीं है जिसके नाम पे आप सियासत करते रहे हैं, गाय के खिलाफ भी अपराध हो रहे। तो आपके राज्य में सुरक्षित कौन है? पिछले साल 26,000 अपराधियों ने हमारे आसपास के स्टेट से आके अपराध किए, क्योंकि बाहर ये माहौल बना हुआ है कि राजस्थान में लूट मची हुई, कोई भी आके लूट सकता है। मैं पॉलिटिकल लूट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आर्थिक अपराध की बात कर रहा हूं। जो आईपीसी के अंदर अपराध होते हैं मैं उनकी बात कह रहा हूं। और कोर्ट ने कितनी बार टिप्पणी व्यक्त की है। कोर्ट ने पिछले दिनों जोधपुर में कहा है कि क्या हो रहा है, ये किस तरह की कानून व्यवस्था है। आप अदालतों की भी नहीं सुन रहे हो। जब पॉलिटिकल पार्टी निस्तेज होगी राजस्थान में, तो आपने रहमो करम पे छोड़ दिया एक आम आदमी को। चले, मैं बारेट साहब वापस आपके पास में आऊंगा। बाड़मेर से फिर एक कॉलर जुड़े हैं। जी अपना सवाल बताइए। मेरा ये सवाल है सर, जिस प्रकार से ये बातें सरकार कर रही है कि हम लोग सुरक्षा की व्यवस्था देंगे, लगातार बाड़मेर में चेन स्नैचिंग के मामले आ रहे हैं। आज महिलाओं, जो बुजुर्ग महिलाएं होती है, वो घर से बाहर निकलना बहुत मतलब हालत खराब हो गई। बाहर निकले उनकी लोग सोने की चेन निकल चले जाते हैं। ये सुरक्षा के ऊपर सवाल निशान खड़े हो रहे। एक बात और भी है, जिस प्रकार से बाड़मेर की जेल में आज मतलब इतने हैं जेल, मतलब यहाँ पे इस प्रकार के संगीन आपत्ति है कि उनको रहने के लिए जोधपुर शिफ्ट करना पड़ता है। जो प्रॉब्लम है वो लगभग सभी जगह है कि चैन स्नैचिंग के जो मामले हैं पूरे प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं। बाड़मेर में वही स्थिति है कि यहाँ आए दिन महिलाओं की चैन टूट रही है, महिलाओं का निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। खैर चलिए, मैं आपके पास में लौटूंगा और ये जवाब मनीष पारिक साहब आपको सुन रहे हैं वो देंगे इसका। निशा जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं कि महिला सशक्तिकरण की बात, और महिलाओं का एक मुद्दा बड़ा रहा था जब 2013 के दरमियान हमारे विधानसभा चुनाव थे कि महिला सशक्तिकरण की बात, यही रेप केसेज और ये सब चीजें। क्या वास्तव में ये सिक्योरिटी जो हमारी है, खासकर सोशल सिक्योरिटी हो, विमेन सिक्योरिटी हो, थानों पे लोगों का विश्वास जम सके, ये महज एक चुनावी मुद्दे और एक हम सियासी मुद्दे के बीच में माने, या जनता को कभी विश्वास दिला पाएंगे? क्योंकि बारेट साहब जो बात कर रहे हैं और हमारे कॉलर जो हमारे साथ में दो जुड़े हैं, वो कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं। अगर एक सरकार व्यवस्था नहीं देती है, हम दूसरी को देते हैं विकल्प के रूप में, तो आखिर हालात कैसे सुधरेंगे? क्या देखा आपने? क्योंकि आप तो खुद पुलिस से बहुत नजदीक से जुड़ते हैं, आप महिलाओं को कि वो दर्द को बहुत नजदीक से आपने देखा है। बिल्कुल योगेंद्र जी, मैं
बारड़ साहब की बात से सहमत हूँ और पहले दिन हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि राजस्थान में महिलाओं अपराधों में कमी आई। अगले ही दिन एनसीआरबी का डाटा आ जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि राजस्थान तीसरे नंबर पे है महिला अपराधों में और खासतौर पे घरेलू हिंसा और जिस डावरी डेथ की बात की है। मैं समझती हूँ कि हम 2012 से देखते आ रहे हैं कि डावरी डेथ इंक्रीज हो रही है, हर बार इंक्रीज हो रही है। कारण सामाजिक भी हैं, कारण प्रशासनिक भी हैं, क्योंकि गृह विभाग की उस पर पकड़ नहीं है जो साफ साफ परिलक्षित होता है, दिखाई देता है हमको। और बहुत सारे पुलिस स्टेशन जो है वो मैं बिल्कुल टिप्स पे मैं कह सकती हूँ कि उस थाने में बार बार ऐसी ही घटना होती है और हर बार अपराधी बच के निकल जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपकी मिलीभगत को दर्शाता है। दूसरी बात, एक बहुत बड़े बड़े बैनर, इतने बड़े बड़े बैनर लगे थे इलेक्शन के दौरान जिस वादों की हम सब बात कर रहे हैं। ये कहा गया था कि बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार भाजपा की सरकार। तो लोगों ने बम्पर वोट भी दिए थे, खासतौर पे मैं औरतों की बात करूं, वहां उसमें चैन स्नैचिंग से लेके हर वो मुद्दा जुड़ा हुआ था। कभी सीकर की दामनी की बात आती थी, किसी और निर्भया की बात आती थी, किसी और बेटी की बात आती थी, लेकिन वो उसमें तो सरकार फेल हुई है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्योंकि ना तो वो घटनाएं रुकी हैं, जिस चैन स्नैचिंग को लेके भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रोज धरना प्रदर्शन किया करती थी, वो भी फेल हुआ, अभी भी वो कुछ नहीं रुका है। बेटियों पे अत्याचार की, बलात्कार की घटनाओं की बात थी तो उसमें कुछ नहीं रुका है। सामाजिक सुरक्षा की बात थी तो आज भी लोग डरते हैं कि उनकी बेटी दिन ढले बाद घर बाहर नहीं रहनी चाहिए, वो घर वापस सुरक्षित लौट आए। तो ये सुरक्षित वातावरण देने की जिम्मेदारी, जवाबदेही सरकार की थी, जहां पे सरकार इस मोर्चे पे विफल रही है। चलिए झाला साहब, मैं आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है फील्ड का और पुलिस का, कुछ ये माना जा सकता है कि जो दावे किए जा रहे हैं कटारिया साहब की तरफ से, आप हालांकि एक पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कुछ ऐसा कह सकते हैं कि हाँ कुछ मायने में बेहतर किया और वास्तव में पुलिसिंग में थोड़ा सुधार आया है, चाहे वो स्थितियां बदल रही हो, एक्सरसाइज हो या पहले की कुछ ऐसी चीजें रही हैं जिसका रिफ्लेक्शन आफ्टर फ्यू टाइम आता है, तो ये कह सकते हैं कि पहला कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से ये रिएक्ट हो रहा है, तो इससे थोड़ी बेहतरी हुई है। देखिए योगेंद्र जी, ये बात आप अब तक की डिबेट पे और जो जिस तरह से जो है आपके जो कॉलर्स बता रहे हैं और अपने बारड़ साहब ने बताया है, सिद्धू जी ने बताया है, एनसीआरबी की जो रिपोर्ट बता रही है, तो ये तो जो वादे किए गए हैं और जो स्थिति है, आए दिन अखबारों के अंदर जो बलात्कार की घटनाएं हैं, चोरी की घटनाएं हैं, रंगदारी की घटनाएं हैं, संपत्ति संबंधी अपराध है, चोरी की घटनाएं हैं, हत्या और हत्या के प्रयास है, ये जो खबरें हैं, तो फिर ये जो आंकड़े जो कम होते जा रहे हैं, इसका मतलब ये स्पष्ट है कि ये आंकड़ों का खेल है। आंकड़ों में आप कुछ भी कम कर दीजिए, आए दिन जो अखबारों में छपती है, कोई जो प्रेस एक्टिव हुआ है वो कोई आज तो हुआ नहीं है, काफी सालों से जो है प्रेस की भूमिका अपराधों को नंगा करने की रही है। और ऐसा भी नहीं है कि अच्छा कोई काम हो तो ये कोई राजनीति की बात नहीं है कि कांग्रेस बीजेपी की बात है, लेकिन जो स्थिति जो सामने है, प्रैक्टिकल जो चीज है, उस चीज को जो रियलाइज करने में कहीं नहीं जाता। आप जो वादे करते हो और आप जो स्थिति देख रहे हो, आंकड़ों के खेल से जो आप बेटर बताने की कोशिश कर रहे हो, इससे कोई भला होने वाला नहीं है, इससे कोई अच्छा प्रदर्शन होने वाला नहीं है। तो मेरा तो यही आकलन है कि पहले से अपराध बढ़े हैं और विशेष करके जो रंगदारी की घटनाएं हैं और बलात्कार की घटनाएं हैं, यौन उत्पीड़न की महिलाओं के प्रति है, ये जो चोरी और संपत्ति संबंधी, फिर बचा क्या है? आप देखिए रोज प्रदर्शन होते हैं और जो औरतें डिमांड करती है, युवा डिमांड करते हैं, श्रमिक डिमांड करते हैं, दलित डिमांड करते हैं, उनको उनकी मांगों और उनके वाजिब हक देने की बजाय और आप उनके डंडे बरसा रहे हो, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रहे हो, उनको बुक करने की कोशिश। मैं एक बात जानना चाहूंगा झाला साहब कि कुछ ऐसा पहली मर्तबा हो रहा है कि जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं या आम जनता अपनी डिमांड्स को लेकर के सड़क पे उतरती है, उनके खिलाफ केस हो या फिर रास्ते रोकने की घटनाएं हो, लाठीचार्ज की घटनाएं हो, हमारे अपराध का ग्राफ हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। हालांकि कटारिया साहब जो आंकड़े दे रहे हैं उसके हिसाब से डाउन कैसे है वो आप बता सकते हैं या मनीष पारिक साहब बता सकते हैं? देखिए, अपराध
कम होने की बात तो तब हो ना जब जो आप रोज पढ़ने में आ रहे हैं, जो देखने में आ रहे हैं, जो लोगों के साथ हो रहा है। आप पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं तो दिल्ली जैसे शहर के अंदर दिन दहाड़े जो है घर में और ऑफिस में घुसकर के जो रेप की घटनाएं हो रही है। राजस्थान के अंदर आप बताइए, कोटा जैसा शहर जो एजुकेशन का हब माना जाता है, कोचिंग सेंटर माना जाता है, वहां पर हथियारों की तस्करी हो रही है। और जयपुर के अंदर जो है रेप की घटनाएं हो रही है। चलिए झाला साहब, मैं आपके पास में लौटूंगा। आप स्वरूप सिंह एक बार फिर बाड़मेर से हमारे साथ दूसरे कॉलर जुड़े हैं, मैं उनका सवाल लेना चाहूंगा, फिर मनीष पारिक साहब के पास जाऊंगा। जी स्वरूप सिंह जी, आपका जनपी में स्वागत है, बताएं क्या सवाल है आपका। मेरा सवाल ये है सर, जिस प्रकार से बाड़मेर सीमावर्ती इलाका है और इस बाड़मेर सीमावर्ती इलाके में लगातार हिस्ट्री सीटरों का बढ़ना अपने आप में एक सवाल है, निशान खड़े कर रहे हैं। जोधपुर संभाग के अंदर बाड़मेर सबसे टॉप पर, यहाँ पे 365 हिस्ट्री सीटर है और उसमें भी 37 लोगों के इनके पास जो चेहरे हैं उनके पास पुलिस के पास रिकॉर्ड तक नहीं है, या उनके कह सकते हैं उनके चेहरे के फोटो तक नहीं है। ऐसे हिस्ट्री सीटर कहीं ना कहीं बड़े क्राइम को अंजाम दे सकते हैं। ये क्या मेरा सवाल निशान है पुलिस के ऊपर। बिल्कुल, ये आपका सवाल नहीं है, ये बहुत बड़ा सुझाव भी है। मैं कहना चाहूंगा कि वास्तव में गृह विभाग को इस पे गौर फरमाना चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र है और जोधपुर संभाग में सर्वाधिक हिस्ट्री सीटर वहां पे हैं जिनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, पुलिस के पास में नाम है लेकिन उनकी फोटो गायब है। तो मुझे लगता है कि बड़ी गंभीर समस्या है और ये समस्या केवल एक ये नहीं है कि आप कोई कहें कि कोई शिकायत दर्ज करा रहे हैं। मुझे लगता है कि आप एक सामाजिक सरोकार की भूमिका भी अदा कर रहे हैं जो कान खोलने और आंख खोलने के लिए काफी कारगर हो सकती है। और मनीष पारिक साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात है ये कि जोधपुर संभाग में बाड़मेर है और बाड़मेर में 365 हिस्ट्री सीटर है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, बड़ी बात है। खैर चलिए, मैं इस पर जवाब नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको ध्यान में अपने आप रूलिंग पार्टी के यहां एक सदस्य के रूप में हमारे साथ बैठे हैं, आपको मंत्री जी से आपको कहना चाहिए, आप लोगों का काफी डायलॉग रहता है और जो हम आ रहे हैं आपके पास में इस बात को लेकर के, अभी तक जो बात निकल करके आ रही है, कोई सहमत नहीं है कि कटारिया साहब के दावे से कि आए दिन जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, 2014 का वो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं 2017 के साथ तुलना करके और उसमें बता रहे हैं कि कमी आई है। नहीं, वो तो है ही। खैर ये बात तो आंकड़े भी 5% की कमी उसमें है, 12% महिला उत्पीड़न में है। नहीं, लेकिन एनसीआर के आंकड़े कुछ और बयां कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि महिला उत्पीड़न में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। नहीं, वो कोई इसके कारण उन्होंने ये स्थान की बात नहीं करी है, इसलिए ये कहना कि वो गलत है। वो एक अलग उस पर क्राइटेरिया पर बता रहे हैं और ये अलग क्राइटेरिया है। ये दूसरी बात है कि जो अपराधों का एस्पेक्ट है वो सोशियो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी होता है। ये जब आप पुलिस अधिकारी थे कांग्रेस के हमारे मित्र, तब भी वही बात थी कि जो हथियारों के अवैध हथियार भरतपुर साइड में मिलते थे, मेव साइड अलवर में दूध सिंथेटिक होता था, शहरों में चैनें टूटती थी और ये एस्पेक्ट पहले था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ दुरुस्त कर दिया है, लेकिन जो बड़ी बात है कि हम एंथ्रोपोलॉजिकल एस्पेक्ट पे नहीं जाएं तो भी आपको जो भी कोई क्रिमिनोलॉजी एस्पेक्ट है वो तो विचार करना पड़ेगा कि अपराध जब व्यक्ति कमरे के अंदर होने वाले अपराध हैं, व्हाइट कॉलर्ड अपराध है, उसमें पुलिस की उपस्थिति का भान उसको नहीं रहता है। और ये बात मानी जाती है कि वो जब अपराध कर रहा होता है तो राजस्थान की पुलिस का चेहरा उसके दिमाग में आए और फिर वो अपराध ना करे। तो ये तो एक पुलिस की दुरुस्तगी है, स्मार्टनेस है, वो वहां क्रिएशन नहीं किया जा सकता और ना उसको विचार किया जा सकता है। जहां तक महिलाओं के बारे में आप देखिए कि जो भी एस्पेक्ट, योगेंद्र जी, चूंकि हम समग्र तौर पर विश्लेषण कर रहे हैं, पूरे 4 साल का चिट्ठा इस पर पढ़ा जा रहा है, तो मैं कोई इंडिविजुअल घटना की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो भी कोई निर्भया और दामिनी का कंसेप्ट यहां पर आया है, उसके बाद में भी जो सार्थक प्रयास पुलिस ने इसके बारे में किए, कानून ने प्रयास किए, जल्दी से फास्ट ट्रैक एस्पेक्ट पर काम होने लगे, गवाह एक साथ बुलाए जाने लगे, उसके कारण एक जनरल टेरर उस पर कायम हुआ। ये बात तो सही है। अब इसमें एक बार के लिए, एक कुछ पल के लिए मैं रोकना चाहूंगा। मंजूर अहमद हैं आसीन से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। मंजूर साहब, आपका स्वागत है। आप कम शब्दों में अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। सरकार जहां अपराध रोकने के लिए दबंग अधिकारियों को उस शहर में लगवाती है जहां पर अपराध की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है, लेकिन कुछ समय बाद में उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया जाता है और जिसके चलते उन अधिकारियों का ट्रांसफर कैंसिल करवाने के लिए पब्लिक भी उन अधिकारियों का साथ देती है। सरकार ऐसा क्यों करती है? और जबकि अपराध का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उन अधिकारियों को लगाए जाने के बाद में अपराध का ग्राफ दिन ब दिन कम होता जाता है।
चलिए, बहुत अच्छा सवाल और सुझाव दोनों हैं कि अच्छे अधिकारी होते हैं वो फील्ड में लगाए जाते हैं जब लगता है कि कानून कंट्रोल में हो रहा है और अचानक उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। या तो यह होता है कि जनप्रतिनिधि के साथ में उनकी ट्यूनिंग नहीं रहती है, और पॉलिटिकल दखल कई बार इस बात को लेकर के उठाया गया है कि क्या वास्तव में ट्रांसफर्स में पॉलिटिकल दखल होना चाहिए। खैर मनीष जी, बात यह है यहाँ पे कि निशा सिद्धू जी ने जैसे कहा कि बहुत होर्डिंग्स लगे थे उस वक्त कि बहुत वहां महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार भाजपा सरकार। दूसरा एक बात और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि कोई भी हमारे यहाँ पे फेस्टिवल सीजन ले लीजिए, हालात ये रहते हैं कि तनाव का माहौल होता है। ताजा घटना चाहे बिसाऊ की हो, चाहे चित्तौड़गढ़ की, निबाहेड़ा की, भीलवाड़ा की, आप कहीं की भी देख लीजिए, जो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। हम क्यों ये कहें कि देखिए सिंथेटिक दूध या टटलू गैंग मेवात में पहले भी थी, आज भी है, महिलाओं की चैनें टूट रही थी, हम ये दावे नहीं कर रहे। जब भी तो आपको लेकर के आए थे कि जो दावे हैं वो सच्चाई में तब्दील कर सके आप। अगर दावे रहेंगे तो जनता जो एक तरह से कहेंगे कि ये भी पॉलिटिकल चीटिंग होगी एक पब्लिक के साथ में, उस विश्वास के साथ में कि हमने एक के साथ ठगी महसूस की और जब दूसरे के आसियाने में जाकर के हमने शरण ली और वहां भी हमारे साथ तो उसी तरह से ठगी, तो आखिर राम तेरी गंगा मैली उज्जवल होगी कब? नहीं, अब मैंने आपको कहा जैसे कि ये सोशियो साइको एस्पेक्ट है, तीनों आदमी इस बारे में एक्सपर्ट है। आप भी ये समझते हैं कि अपराध होने के पीछे पुलिस का जो एक दबंगई होती है उससे फर्क पड़ता है। ये जमाना है नहीं। एक जो साइबर क्राइम आया है उसके एस्पेक्ट पे नए डेवलपमेंट हुए तो गवर्नमेंट ने उसके साथ कदम से कदम मिलाया, तो वहां भी हम ट्रेसिंग आउट करने में सफल हुए। मोबाइल आ गए तो अपराधियों को पकड़ने में भी, इसमें कोई बीजेपी सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया ऐसा नहीं, लेकिन तकनीक का विकास हो गया। मैंने आपको कहा जो कमिश्नरेट है, अगर उसने नाकाबंदी बढ़ाई तो 4 से ज्यादा मुद्दे ऐसे थे जो रातों रात नाकेबंदी में ही पकड़ में आ जाते हैं 2 दिन में। मैं आपको ये कह रहा हूं, तो इसलिए जो पुलिस के क्रमिक विकास की बात है उसमें कहीं पीछे नहीं है। एक जहां तक आंकड़ों का सवाल है, बढ़ती आबादी का एक बात, राजस्थान सबसे बड़ा भौगोलिक स्टेट हिंदुस्तान का बना है, वो 2 बात, ये एक अलग बात। आप इसको विचार करना पड़ेगा आपको, क्योंकि हमारा जब नंबरिंग होगा तो हम केवल यूपी और इनसे जनसंख्या में कम होते हैं, वहां 25 करोड़ लोग रहते हैं तो यहां पर 7-8 करोड़ लोग रहते हैं। लेकिन इन बातों को देखते हुए समीक्षा जो हुई है मामलों की, उसमें सरकार ने वृद्धि की। कलेक्टर्स और एसपी की कॉन्फ्रेंस रेगुलर एस्पेक्ट पे चालू की, वीडियो कॉन्फ्रेंस के आधार पर एसपी साहब मैं एक बात जानना चाहूंगा। मैं देखिए आपके नियत और नीति दोनों पे संदेह नहीं है, लेकिन पब्लिक को संदेह रिजल्ट पे है। नारायण बारेट साहब जो बात कह रहे हैं, चलिए झाला साहब का पॉलिटिकल एंगल ले सकते हैं, निशा सिद्धू जी जो बात कह रही हैं, या 2 कॉलर्स हमारे साथ जुड़े हैं, एक सुरेंद्र सिंह और जुड़े हैं बाड़मेर से, क्योंकि उन्होंने फोन लगाया हुआ है। जी सुरेंद्र जी, अपना सवाल और बता दीजिए आप। सर मेरा ये सवाल है, जिस प्रकार से बाड़मेर में जो भी एक साल भर पहले शराब दुकान हुई थी, फिर भी ये पुलिस प्रशासन और ये पूरा प्रशासन नहीं चेता है। आज भी खुलेआम अवैध शराब बिक्री हो रही, करीब 2 करोड़ रुपए की सालाना शराब यहाँ पे बेची जा रही है। तो ये आखिर कब अंकुश लगेगा, कब बेचारे गरीब लोग मरेंगे मतलब अवैध शराब से? चलिए मैं सहमत हूं आपके बात से। ये प्रॉब्लम आपके हैं कि नहीं? हम चाहे राजधानी जयपुर में बैठे हुए, यहाँ पे भी हालात कई जगह से देखे जा सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जब दुखांतिका होती है तो जांच कमेटियां बैठती हैं, उसका रिजल्ट का कोई बड़ी बात नहीं कि नई पीढ़ी तक भी वो रिपोर्ट आ सके। कई बार ऐसे स्थितियां होती है, और ये वास्तव में जो सवाल जो उठा रहे हैं, ये वो सवाल है मनीष पारिक साहब जो वास्तव में एक कहूं कि एक जागरूक समाज के किसी नागरिक की एक पीड़ा हो सकती है कि जब दुखांतिका होती है, लोग मरते हैं, उसके बाद में तो हम चेतते हैं। 1 साल पहले ही बाड़मेर में शराब दुखांतिका, बीएसएफ के जवान भी उसके अंदर किसी की आंख चली गई थी, किसी की डेथ हुई थी, लेकिन आज भी हालात नहीं सुधरे हैं। जनता वही सब देखना चाहती है जो बयां अपने अल्फाजों में कर रहे हैं, वो यही कहना चाह रहे हैं मनीष पारिक साहब कि स्थितियां सुधर नहीं रही हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, और हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान सरकार के 4 साल के हमारी सीरीज पर कानून व्यवस्था यानी कि गृह विभाग को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। गृह विभाग में जेल भी एक सेगमेंट है, यूं तो एंटी करप्शन ब्यूरो भी एक सेगमेंट है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से
मुख्यमंत्रियों के अपने पास में एंटी करप्शन ब्यूरो जाता रहा है। ये लेकिन एक पुलिस के साथ ही अटैच एक व्यवस्था है, ट्रैफिक है, बहुत सारी वो चीजें हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था किसी भी राज्य का एक चेहरा है। यूं तो सड़कों के लिए कहा जाता है, लेकिन वास्तव में आने वाले को महसूस होना चाहिए कि हम जिस जगह जा रहे हैं वहां बहुत ही इस तरह के पल हमने बिताए हैं कि जो हमें हमेशा याद रहेंगे। और अगर कहीं कोई पीड़ा किसी को देते हैं तो पीड़ा भी याद रहती है। पिछले दिनों कुछ घटना इस तरह की रही हैं। जोधपुर से एक जो सज्जन थे उनका फोन था कि मनीष पारिक साहब कि हमें बड़ी रोचक बात लगती है कि आप ही को लेकर के मैं माफी चाहूंगा कि वो सवाल उनका हमने काट दिया था कि कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति को थ्रेट किया जाता है। ये तो मुंबई में तो जरूर हमने ऐसा होते देखा है, सुना है, लेकिन जोधपुर में भी कुछ दिन पहले किसी को फायर करके चेताया जा रहा हो, उससे वसूली की बात हो या कुछ भी, और कुछ दिन बाद में उसी व्यक्ति को गोली मार दी जाती है, वो शिकायत भी करता है। तो कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा होता है। दूसरी बात, जेलों की स्थिति जो है वो किसी से छिपी नहीं है। जेलों में आए दिन वही कभी सिम जा रहा है, और जेलों के अंदर अगर गैंगवार होती है तो मुझे लगता है तो बहुत ही बड़ी पीड़ा की बात है। राजस्थान ने कभी ऐसे दिन देखे नहीं। ये तो होता ही आया। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी कोई सैंक्टिटी कम कर रहा हूं। बड़ी बात यह है कि पुलिस निगरानी समितियां बनी हुई है। योगेंद्र जी, कितनी कंप्लेंट आई है उसमें? किसने ये कहा कि इस ऑफिसर ने मेरा काम नहीं किया? पुलिस निगरानी समिति हर जिले में बन गई, स्टेट की बन गई। वो उनके पास जुडिशियल पावर्स हैं कि एक डीएसपी के खिलाफ किसी ने एफआईआर ये रिपोर्ट नहीं करी है कि हमने ये रिपोर्ट करी थी, उसके बाद ये हो गया। एक प्रैक्टिकली जानकारी, मैं एक प्रैक्टिकल चीज में देखिए, आपको रोक नहीं रहा हूं ना टोक रहा हूं, मैं एक हालात से आपको अवगत करा रहा हूं। मुझे पिछले कुछ दिन से आप ये बता दीजिए कि फलाने थाने के अंदर रोज एक ट्रेट सामने आ रहा है। अगर आदमी की स्थितियां साफ है और वो जेन्युइन काम लेकर के अगर जाता है, उसे किस बात के पैसे देने चाहिए? यही एक हमारा आईना सामने आता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि शिकायत करने वाला आदमी उम्मीद कर सकता है जिस थाने के अंदर शिकायत करेगा और वो अपना काम करवा लेगा। मैं आपको निवेदन ये करना चाहता हूं योगेंद्र जी की आप इस सरकार के मनोबल की ये बात देखिए कि 4 आईएएस अधिकारियों को बिहाइंड द बार्स कर दिया, पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं मिलेगा आपको गुलाब कटारिया जी पर कि उन्होंने कोई गलत आचरण कर दिया गृह मंत्री ने या सरकार ने कोई भ्रष्टाचार कर दिया, ये नहीं मिलेगा। मैं स्वच्छ प्रशासन की बात कर रहा हूं। हमने किसको शह दी, किसके बिना पे देंगे? आप समझिए कि बात ये भी जो पुलिस निगरानी समिति में कंप्लेंट तक नहीं आ रही है और उस अफसर को हटाया गया तुरंत, इसलिए हटाया कि उस आदमी ने ये यहां पर मर्डर कैसे हुआ, अपराधी ने जो किया, गैंगवार किया, आनंद पाल हुआ, आनंद पाल की गैंग ने हत्याएं करी, उन सब पे कार्रवाइयां हुई। अब वो परिवार कहता है कि आप हमको घेर के मार दिए हैं, वो भी बात हमने झेली है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो चाक चौबंद व्यवस्था की बात आप कर रहे हैं पूरे नागौर जिले में, और इस तरह से पकड़ लिया और उनको फाइंड आउट किया। पहले कहते थे कि विदेश चले गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, पकड़ नहीं रही सरकार। हर बात का जवाब वक्त ने दिया है भाजपा सरकार के पक्ष में। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये बात तो सही है कि ये हाथ की सफाई से या जादुई चिराग से व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो सकती। 5% की कमी है, उम्मीद पे कायम है, अगली बार इसको 10% की कमी तक। चलिए, मैं अभी वक्त दूंगा आपको और आप मेरे सवाल का जवाब रखना, ये क्योंकि हमारे कॉलर का सवाल था कि आप पिछली सरकार से बेहतर कैसे हैं। मैं आपके पास में लौटूंगा, लेकिन पहले हमारे साथ महेश चौहान अलवर से जुड़े हैं। जी महेश जी, बताइए। जी सर, मैं जानना चाहता हूँ, ये विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रही है, कह रहे हैं कि हमारी कानून व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े चाक चौबंद है। यहाँ अलवर जिले की हम बात करें तो भिवाड़ी क्षेत्र के अंदर आसपास इलाकों में आए दिन गो तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। लगातार पुलिस पर भी बदमाश पे फायरिंग कर रहे हैं। गो तस्करी इतने हावी हैं कि पुलिस का भी इनके अंदर कोई थाने बना दिए गो तस्करी के अलग से। बंधु, आपने देखा है किसी सरकार ने बनाए कभी? इस सरकार ने गो तस्करी रोकने के लिए 65 थाने प्रदेश में खोल दिए हैं ताकि लोगों को कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं लेने दें। महेश जी, आप सीधा एक सवाल आपका था, मनीष पारिक साहब पैरेलल से सुन रहे हैं, आपको जवाब दिया इन्होंने कि वहां पे काफी चौकियां खुल चुके हैं और थाने 65 पूरे प्रदेश में गो तस्करी रोकने के लिए खोले। क्या संतुष्ट है आप इनके जवाब से? जी योगेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बीते दिनों भी आपके चैनल ने खबर चलाई थी कि भिवाड़ी के अंदर भी गो चौकी खोली गई गो तस्करों को रोकने के लिए, मगर वहाँ कागजों में चौकी मिली, वहां पर कोई चौकी नाम निशान नहीं मिला। जब आपके संवाददाता वहां पहुंचे तो आपकी मैंने खबर देखी तो वो सिर्फ कागजी कानून है। और वहाँ जहां तक हम बात करें, के अंदर आए दिन कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि गो तस्करी के कोई कारनामे नहीं होते। और चलिए, शुक्रिया आपका महेश जी। मनीष जी, वो ये कह रहे हैं कि
एक चिंता जाहिर की उन्होंने तो कि आपके दावे थे कि हम चौकियां खोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने हकीकत रूप से देखा है कि 2 चौकियां भिवाड़ी में स्थापित करने की बात है, कागजों में है, लेकिन हकीकत में नहीं है। वो पेट्रोलिंग हो सकती है, नाकेबंदी हो सकती है, लेकिन चौकियां वहां पे नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि हम भिवाड़ी के रहने वाले हैं और हम आपको हकीकत से अवगत करा रहे हैं। अगर यह हकीकत कोई बताता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और वेरीफाई करिए आप लोग कि ऐसा है कि नहीं है। चलिए बारट साहब के पास एक बार फिर मैं जाना चाहूंगा। बारट साहब, मैं थोड़ा सा अंतर में जानना चाहता हूं कि पिछली सरकार से ये सरकार बेहतर है या वास्तव में हम लोग कुछ रूट्स को छोड़ चुके हैं। सीएलजी की भी मैं जिक्र चाहूंगा कि मैं पिछले दिनों एक बड़ी रोचक बात मुझे लगी कि सीएलजी उन लोगों का में लिया जाता था, झाला साहब बेहतर बता सकते हैं उसमें, हम भी लेकिन देखते थे। आजकल पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होने लग गए सीएलजी में, और पिछले दिनों तो बड़ी रोचक बात आई कि 2 लोग अलग अलग केसों में सीएलजी के सदस्य ही एसएचओ की दलाली कर रहे हैं। देखिए फर्क इतना सा है कि पिछली बार में आप फरियाद कर सकते थे हाकिम को, इस बार आप मिल नहीं सकते। और मैं विडंबना देखता हूं कि जब राजशाही थी तब भी दिल्ली का सम्राट औरंगपाल अपने जो पट है वो फरियादी के लिए खुला रखता था, और मुगल बादशाह जहांगीर धनुष की घंटी की टंकार सुन के फरियादी को सुनने आ जाता था। लेकिन आज आप सुनवाई के लिए हाकिम से मिल नहीं सकते हो, तो शिकायत करने का कोई फायदा ही नहीं है। लोगों में यह महसूस हो गया है कि फरियाद का कोई मतलब नहीं रह गया है। लोग बेखौफ हो गए जो अपराधी हैं। आप कानून को समझते हैं। अरस्तु ने कहा था कि मैन इज ए नोबल इन ऑल एनिमल्स बट इन एब्सेंस ऑफ लॉ इज वर्स्ट देन एनी एनिमल। कानून की जो हुक्मरानी वो बिल्कुल महसूस नहीं होती है। आप मुख्यमंत्री के इलाके में पिछले दिनों का बलात्कार की घटना हुई है ना। अपराध होते हैं लेकिन उस इलाके में घटना होना यह साबित करता है कहीं न कहीं अपराधियों का डर कम हुआ है। डेल्टा का किस्सा मैं भूल सकता हूं क्या? कितनी घटनाएं ऐसी हुई जो रेप विक्टिम ने न्याय की उम्मीद छोड़ने के बाद मौत को गले लगा लिया। हम सब पे तमाचा है, मेरे सहित मीडिया या पॉलिटिकल पार्टीज को। तो जो फिजा बनी है उसमें यह कि अपराधी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और जहां तक आप एंटी करप्शन की बात कर रहे हो, ये जो बड़े अधिकारी है वो इंसिडेंटल पकड़े गए हैं, इंटेंशनल पकड़े गए हैं या स्वाभाविक कार्रवाई है, उनके रिश्ते कहां थे सबको पता है ना। और जहां छापा मारो वहां लोग पकड़े जा रहे हैं। जिस थाने पे छापा मारो, जिस डिपार्टमेंट में छापा मारो, लोग पकड़े जा रहे हैं। आपकी स्कूलें महफूज नहीं है, शिक्षक दारू पी के आ जाते हैं। ऐसी लॉलेसनेस हम सबके लिए हमको कटघरे में खड़ा करती कि हम किस समाज और निजाम में आ गए हैं, ये हमको चुनौती मिलती है। और साइबर क्राइम में टॉप 4 में राजस्थान आ गया है। तो हर तरह के अपराध में हमारी बढ़ोतरी हुई है। एक होता है परसेप्शन और एक होती है रियलिटी। धारणा और सच्चाई दोनों के मामले में हम कटघरे पे खड़े हुए हैं, तो हम सबके लिए चिंता का सबब है। जी चले, सीकर से भूपेंद्र सिंह जी जुड़े हुए हमारे साथ में। भूपेंद्र जी, आपका क्या सवाल है? हमारे साथ प्रतिपक्ष से झाला साहब भी बैठे हुए हैं और सत्ता पक्ष से मनीष पारिक साहब भी बैठे हुए हैं। भाई साहब, मैं तो एक छोटा सा सवाल था, ये जो प्रदेश भर में गो हत्या के नाम पर जो लोगों को मारा जा रहा है उसका क्या है? पहले क्या गो हत्या नहीं होती थी या क्या तस्करी नहीं होती थी? क्या अब तस्करी बढ़ गई है या ये क्या है जिसको प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि भाई ऐसे नहीं करना, फिर भी ये आए दिन इस तरह से ये हो रहा है। 5 महीने में कोटा में 14 मर्डर हो गए, नाहरगढ़ की पहाड़ी पे लटका के चले गए, 12वीं की बच्चियों, छोटी छोटी बच्चियों से रेप हो रहे हैं। फिर किस मुंह से हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ अपराध कम हो गए हैं? कोई प्रमाण है क्या? कोई तर्क है क्या? चलिए महेश जी, भूपेंद्र सिंह जी, आप मैं आपका सवाल। 5% तो कमी हुई है, ये पक्की बात है कि आप जो कह रहे हैं, जो गो हत्याओं को रोकने के लिए भी जो बात थी कि गो संरक्षण कानून बना हुआ है, जनता अपने हाथ में ले लेती है, धार्मिक मुद्दा होता है इसलिए क्या, लेकिन थाने बनाए गए हैं, चौकियां बनाई गई है गो रक्षा के एस्पेक्ट पर, वो इसी पर काम करेगी। तो मुझे लगता है निकट भविष्य में ठीक हो जाएगा, जनता कानून हाथ में नहीं लेगी। जी झाला साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जो दावा अभी मनीष पारिक साहब कर रहे थे कि एंटी करप्शन ब्यूरो की बात करें, और इन्होंने खारिज किया इस बात को कि जेलों के अंदर स्थितियां पहले भी होती रही हैं और हमने बेहतर किया है। साथ ही करप्शन की जो स्थिति है उन्होंने कहा कि काफी हमने कंट्रोल किया है, सुदृढ़ीकरण की बात की है कि पुलिस में हमने जो चीजें हैं उनमें इजाफा किया है। देखिए योगेंद्र जी, अभी जो चर्चा चल रही है और जो जिस तरह से कॉलर जो सवाल उठा रहे हैं, अलवर वाले कॉलर ने ये कहा और मनीष जी ने उत्तर दिया था कि साहब हमने चौकियां खोल दी है, और उन्होंने कहा कि हमारी यहाँ कोई चौकियां नहीं खुली है। जहां तक करप्शन के मामले के अंदर जो एसीबी केस बनाती है,
और मनीष जी ने कहा कि हम केस तो बना रहे हैं, लेकिन केस बनाने के बावजूद भी अगर करप्शन हो रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो एक्शन है वो इफेक्टिव नहीं है। थानों के अंदर जो है, जिस तरह से जैसे जोधपुर का आपने एग्जाम्पल दिया कि साहब पहले उसको जो है फायर करके डराया गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और उसी तरीके से जब कोटा से कॉलर ने कहा कि साहब हमारे यहाँ दिनों दिन घटनाएं हत्या की हो रही है। आज जब कोई भी वर्ग जो है सुरक्षित नहीं है, महिलाओं के प्रति अपराध हो रहे हैं, आप जो पोस्टिंग की बात आपने चलाई कि सब पोस्टिंग, तो आप देख लीजिए जो पोस्टिंग्स में जो जिस तरह से पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है और अयोग्य व्यक्तियों को जो है लगाया जा रहा है फील्ड के अंदर, तो किस आधार पर लगाया जा रहा है? खाली उसको जो है राजनीति के आधार पर लगाने से कोई मतलब नहीं है। आप जनता की तो सुनिए। जहां तक भारत साहब ने अभी जो बात बताई कि साहब लोगों की सुनी नहीं जा रही है, तो उसको राहत देने की बात तो गृह मंत्री जी सुबह और शाम दोनों टाइम आप ये अगर अब ये मान भी लें मनीष जी, गृह मंत्री जी सुन रहे हैं, सीएम सुन रही है, और आपके पार्टी के अंदर भी जो कैंप लगाए जा रहे हैं, इसके बावजूद जब राहत नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये आपकी व्यवस्था जो है सुनवाई कहीं भी नहीं हो रही किसी की। इस चीज को मान लेना चाहिए। हर जिले में जब कॉलर कह रहे हैं वो तो कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, वो कोई कांग्रेस या बीजेपी के नहीं है, वो तो प्रैक्टिकल अपने यहाँ देख करके जो है अपराधों के बारे में बता रहे हैं, और जो महसूस कर रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तो आपको मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं कोई और कंडेम ये जो कम बताने की बात कर रहे हैं, जो काम हो रहा है वो जेलों के अंदर जो है खुलेआम मोबाइल जा रहे हैं, खुलेआम जो हथियार जा रहे हैं, खुलेआम जो है दलाली हो रही है। आप पोस्टिंग्स के अंदर दलाली देखिए। सीएलजी की बात उठाई कि सीएलजी के अंदर जो है जिस तरह से जो सीएलजी मेंबर बनाए जा रहे हैं वो सिफारिश के आधार पर, पार्टी के आधार पर बनाए जा रहे हैं। और तो ये जो कानून है कि कोई भी दलाली कर रहे हैं, जुड़ा हुआ है, अगर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, उसी को मेंबर बनाया जाता है। झाला साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा। आपने देखिए पुलिस को नजदीक से देखा है, एक आईपीएस ऑफिसर भी आप रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि कुछ बेहतर हो रहा है कि हम आधुनिकता की बात करें, या कुछ ये कहें कि वास्तव में पुलिस में ये भी कुछ तो ठीक भी हो रहा होगा? क्योंकि देखिए बजट बड़ा आता है, बजट में इजाफा हुआ है। सरकार का दावा है कि 10,000 हमने पुलिस कांस्टेबल्स के लिए क्वार्टर बनाए हैं, तो कुछ ठीक भी कुछ हुआ है जो आपने देखा हो या सुना हो? देखिए रिफॉर्म जो होते हैं उसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेटिक प्रोसीजर है। हर वक्त हर साल जो है पुलिस के लिए बजट आता है, मॉडर्नाइजेशन के लिए आता है, रिनोवेशन के लिए आता है और स्ट्रेंथनिंग के लिए आता है। तो ये तो देखो एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कोई अपराधों पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इफेक्टिवनेस नहीं ला पा रहे हैं, तो ये तो सरकार की जो है कमी है। ये आपको देखना पड़ेगा। मॉनिटरिंग तो बढ़ गई है, समीक्षा की बैठकें बढ़ी है। मैंने आपको कहा झाला साहब, जो है हर जो जनता का पैसा है, जनता का पैसा तो आपको बजट के अंदर प्रावधान करना ही पड़ेगा। के जरिए बात करनी पड़ती है, वो चीजें बढ़ा सकते हैं। मॉनिटरिंग सरकार नहीं कर सकती है। आप खुद ही कह रहे हैं, मतलब आपका प्रशासनिक तंत्र जो ये तो रूटीन का काम है, पैसे आते हैं, काम होता है, ये तो टाइम बीइंग फॉर टाइम होता है। लेकिन तो ये भी तो टाइम की बात है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है, कि इंटरनेट एस्पेक्ट बढ़े हैं, लोगों को टीवी और मोबाइल पे जो चीजें आई है उसके कारण सामाजिक तौर पर देखिए जब देश आजाद हुआ था तो इस देश में सुई नहीं बनती थी, लोगों में बात आज हवाई जहाज बन रहे हैं, जहाज बन रहे हैं। तो ये तो जो है ना आबादी जो है हर साल जो है प्रक्रिया है विकास की, ये बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही भी विकास की अपराध भी जो है, मैं आपको कह रहा हूँ अपराध की जो प्रक्रिया होती है ना कोई। यहाँ एक सवाल है मेरा, आप दोनों से एक सवाल करना चाहूंगा कि जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं, सत्ता के सिंहासन पे बैठते हैं, मनीष पारिक साहब चाहे झाला साहब, उस वक्त हमें ये लगता है कि जो सामने वाला उंगली उठा रहा है वो गलत उठा रहा है, और हम जो कर रहे हैं वो बेहतर कर रहे हैं। लेकिन जैसे हम प्रतिपक्ष नहीं, हम उंगली उठाने की बात करिएगा, एक बार हम तो जो जनता के जो कॉलम जो कर रहे हैं, बात उठा रहे हैं, उनका जवाब दे रहे हैं। मैं मनीष पारिक साहब से बात, और जैसे हम प्रतिपक्ष में होते हैं तो कमियां बहुत सारी नजर आती हैं। मैं मनीष पारिक साहब आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, पूर्ववर्ती सरकार में बहुत सारी कमियां होती थी, आप लोगों ने क्या उसे दुरुस्त और कमियों को बताया था कि सरकार सही काम करे। ऐसे ही होता है इसके कारण, क्योंकि विपक्ष का काम है ये। लेकिन उसके बाद सत्ता पक्ष ये बता नहीं सके। जैसे अभी गो कशी की बात आई कि वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, थाने बना दिए। क्या हो रहा है, कह रहा हूँ गवर्नमेंट क्या करेगी, वो तो सरकार चौकी बना दी, डिसीजन तुरंत लिया में जो विपक्ष की जो है, अगर ये बढ़ गया जो है और जो गो रक्षकों का मैटर बढ़ा की जो है अपराध बढ़ गए, हत्या हो गई, चल रही है, ये बात हो गई।
ये तुरंत प्रभाव से चौकियां घोषणा कर दी, सरकार तो यही कर सकती है। सर मैं ये कह रहा हूँ तो नहीं है, अब आपको लगता है सेकुलर स्टेट की जो अवधारणा है उसको धक्का पहुंचा है। अरे धक्का क्या पहुंचेगा, ये पहले वाले आप कहीं पे पहलू खान को मारा जाता है, कहीं उम्र का कत्लेआम किया जाता है, कहीं जातीय गुट हावी होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर बचा कहाँ पे है, क्योंकि हमने ये लॉ एंड ऑर्डर बचा कहाँ पे है? आपके राज में किसान भी भूखा मर रहा है और बता रहे मैडम, आपने कहा, हमने हर में बताया 12% महिला उत्पीड़न में कमी आई है, 5% ये ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ। भारत सरकार का डाटा, अरे तो भारत सरकार का डाटा ही नहीं बोला, उन्होंने कहा नंबर आगे पीछे हो गया है, वो थोड़ी बोले ये महिलाओं के अपराध में कमी नहीं आई है। आप गलत रेफरेंस पे बात कर रही हैं। रिप्रेजेंटेशन का जहां तक सवाल है, आप एक तरफ कह रहे हैं ये तो ये सरकारी आंकड़े और अपराध भी बढ़ रहे हैं। राजस्थान का पुलिस पेट्रोलिंग के बारे में कहाँ है, इसको आप देखिए। पुलिस पेट्रोलिंग के बारे में राजस्थान का 5वां स्थान था, 4था हो गया। ये भी तो बोलो आप गुड गवर्नेंस का। अगर ये बात आप कह रहे हैं कि अपराध में राजस्थान का स्थान 3रा हो गया है, तो जो गुड गवर्नेंस ऑफ द पुलिस है उसमें पहले 5वां स्थान था, अब 4था हो गया, ये भी तो कहो। तो मैं आपको कह रहा हूं ये इवैल्यूएशन के तरीके हो सकते हैं, लेकिन इसमें झूठ कहां है? 5% करप्शन बढ़ रहा है, अपराध बताओ, मैटर बताओ मेरे को, करप्शन बढ़ा, अत्याचार हो रहा है, पकड़े गए अत्याचार हो रहा है, ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, एक भी मिनिस्टर के खिलाफ करप्शन का चार्ज नहीं है, आप बीजेपी सरकार के जुड़े हुए आदमी के खिलाफ नहीं कह सकते करप्शन उन्होंने किया है, ये काम कर सकते हैं। हमने 7 सच्चे क्लीन हैंड्स के साथ दुनिया के सामने मौजूद है, एक भी करप्शन का मैटर सरकार के खिलाफ नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं। दूसरी बात, 4 आईएएस को जेल के पीछे भेजा, आप कह रहे हो प्रोसीजर में पकड़े जाते हैं, आप पकड़ के दिखाते। मैंने कहा अशोक गहलोत जी का सीना नहीं था, हमारा सीना था, हमने पकड़ के दिखाया। पहले भी अपराध, अब बीच में बोल रहे हैं आप पक्ष लेना चाहते हैं उन लोगों का। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, अरे तो 4 लोगों को पकड़ के दिखाया बीजेपी ने, आप कह रहे वो तो क्या है कि वो चक्कर दूसरा था। क्या बात जानती है, आप परिणाम की बात करें, जनता के परिणाम की अगर आप बात करें तो परिणाम तो ये है कि 4 आईएएस अधिकारी बिहाइंड द बार्स। अब आप कह रहे हैं इसका कारण तो फिर हुआ क्या, वो क्या होगा उनका, क्या बात हुआ, क्या हुआ? तो आप जानते हो जो पुलिस के जो रूल्स हैं, जो भी कोई सर्विस रूल्स हैं, उसमें कितने दिन में अगर हो जाए, जब तक वो नहीं हो जाए भारत साहब ने बताया था कि न्यायालय आपके ऊपर टिप्पणी कर रहा है आपकी कार्रवाई पे, सरकार के पास डिस्क्रिप्शन पावर नहीं है, पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है। झाला साहब, डिस्क्रिप्शन पावर अगर हो तो उसका इस्तेमाल गलत कर दिया जाए। चलो मेरा तो छोटा सा सवाल है मनीष पारिक साहब, मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को लेकर के हर राजनीतिक दल, राजनीतिक बयानबाजी में तो विश्वास पूरा रहता है, लेकिन अंदर से बहुत कमजोर होते हैं कि हम हालात सुधार नहीं सकते, तो इसे राजनीतिक मुद्दा क्यों बनाया जाता है? क्योंकि मुझे लगता है कि कानून व्यवस्था को आती है ये बात, हालात पर छोड़ देना चाहिए। हमने एक कमिटमेंट दिखाया, एक बात, दूसरी बात स्टेप उठाए 2 बार, तीसरी ये 2 काम तो करे ना, तो आउट ऑफ दैट 66% सक्सेसफुल हुए। अब 33% परिणाम की बात है, उसमें भी 5% का बेटरमेंट है। हम ये अपेक्षा करते हैं कि अगले साल इसमें 15% की इजाफा होगा और अपराधों में कमी आएगी। लेकिन आप ये सोचकर हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए कि हम तो कानून व्यवस्था पे कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये तो सब कुछ भगवान भरोसे है, ये नहीं कहा जा सकता। मैं आपको ये भी बताता हूं, मंसूबे लोगों के कुछ भी हो, अपराधी जो होते हैं हैबिचुअल ऑफेंडर, उनके बारे में बात अलग होती है, राय अलग होती है, और सामान्य आदमी की बात अलग होती है। जो सामान्य किस्म के लोगों द्वारा अपराध किए गए हैं हेस्ट एंड हरी में या पैशन में, हीट ऑफ पैशन में, उनकी प्रकृति अलग प्रकार की होती है। और जो चले आपके हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था के हालात बहुत बेहतर हुए हैं? नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं 8 से 13 के दरमियान जो स्थितियां थी उससे बेहतर। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन हम विद द क्लीन हैंड्स हम वहां मौजूद हैं आपके बीच में, और हमने ये भी कहा कि हमने 10% का उसमें कमी कर दिया है। ये भी बताया हमने पुलिस प्रशासन के बेटर यूज ऑफ रिसोर्सेज में पूरे देश में 5वां स्थान पहले हुआ करता था, अब वो 4था कर लिया है। ये जरूर हम आपके सामने विनम्र सेवा निवेदन कर रहे हैं। सर मैं एक बात जी बिल्कुल भारत साहब, पिछले 4 साल में जो मानसिकता पैदा की गई है उसमें राजनीतिक पार्टियां जिम्मेदार है, सत्तारूढ़ पार्टी ज्यादा जिम्मेदार है कि लोग सड़कों पे आते हैं, आपने मोब के हवाले न्याय कर रखा है। जब तक लोग सड़कों पे आके हिंसा नहीं करें और जातिगत आधार पे वो डिमांड नहीं करें, तब तक आप उनकी सुनवाई नहीं करते हो। कास्ट बेस को आपने हवाले कर रखा है और आप कबीलाई दौर में हमको ले आए हो। राजनीतिक पार्टी का जुलूस निकले समझ में आता है और रास्ता रोके ये भी समझ में आता है, लेकिन आप कास्ट को प्रमोट कर रहे हो, उनकी मांगे इसी तरह से मांगते रहेंगे, आपने हमारा नुकसान किया है। तो आप भीड़ का न्याय मत कीजिए, आप कानून का न्याय कीजिए। इस मानसिकता को प्रमोट करना हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि 3 मैटर हुए गोकशी के मामले में, जनता ने न्याय हाथ में लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ तीनों मुकदमे, मैं माफी चाहूंगा मनीष जी, आप उस सेकुलरिज्म के फैक्टर पे मत जाइए। इनका चाहे वो आनंद पाल का इश्यू हो, चाहे
पद्मावती से जुड़ा मामला। इनका कहने का मतलब यह है कि सरकार को एक्शन में आना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत अगर ऐसे होने लगी तो हमारे यहाँ पे कास्ट बेसिस कानून बनना शुरू हो जाएंगे, जो कबीलाई जहाँ कुछ हुआ ही नहीं, केवल धमकियां चली है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, होती रहेगी, जब इफेक्टिव कार्रवाई नहीं रुकेंगे नहीं तो फिर इसका मतलब क्या है? संजय लीला भंसाली द्वारा एफआईआर कार्रवाई नहीं होगी कि मेरी जान को खतरा है, तब 107-16 में जाएगा। एसपी साहब, आप जानते हो ये जो धमकी दी जाती है 107-16 पे पाबंद किया जाता है। करप्शन रुक नहीं रहा है। मनीष पारिक साहब, देखिए ये जो आखिरी सवाल जो हम ले रहे हैं वो सवाल किसी से ये नहीं है, कोई सहमत का नहीं है, ये वो भविष्य की चिंता है। सरकार आपकी हो चाहे दूसरे की हो, लेकिन हमें वास्तव में एक सभ्य समाज में रहते हैं, हम उस भविष्य के अंधकार को अगर पहले से पाटने की कोशिश करें तो गंभीरता से इस पर विचार करना पड़ेगा। कल ये होगा कि अगर ताकतवर अगर कोई समाज है तो अपना फैसला पहले करवा लेगा, और कमजोर कोई तबका है तो उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बात ये नहीं है पहले क्या होता था, पहले भी ऐसा होता था, आज क्या होना चाहिए। जनता जो आपसे जिस वादे जो करके और आप सरकार में आए हैं उसका आपने वादों का क्या हुआ? एक बात सुनिए कि आप देर से पहुंचते हो कार्रवाई में। राजस्थान पुलिस फायरिंग में तीसरे नंबर का स्टेट है भारत में, 25 घटनाएं पुलिस फायरिंग की हुई है। अगर आप शुरू में डायलॉग कर लेते तो इसकी नौबत नहीं रहा आपको। चलिए, हनुमानगढ़ से कॉलर हो रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा, समय बहुत कम है जी। आपका बताइए क्या सवाल है? हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूँ, दसाना गांव के अटल सेवा केंद्र में कंप्यूटर ऑपरेटर की गला काटकर दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। उस बात को 1.5 माह बीत गया, पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई, तो कहाँ है कानून व्यवस्था? हेलो, अब आप बताइए, ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, गला काट करके जो है अपराध हो चुके हैं और हत्या हो चुकी है, उसमें कोई इफेक्टिव कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। तो ये कंट्रोल कहाँ रह गया गवर्नमेंट का? इसका मतलब यह है कि पुलिस बड़ी इनइफेक्टिव है, और इसका मतलब इनइफेक्टिव पुलिस अगर है तो लोग जो है नाकाबिल लगे हुए हैं, अयोग्य लगे हुए हैं, उनको कुछ आता ही नहीं है और सिफारिश के आधार पर लगे हुए हैं, राजनीतिकरण हो गया है सारे पदस्थापन के अंदर। चलिए निशा जी, मैं आपसे के पास में जाना चाहूंगा कि मैं जानना चाहूंगा, खैर चलिए आपका जो सवाल है निश्चित रूप से हनुमानगढ़ में जो अटल सेवा केंद्र में जो कंप्यूटर ऑपरेटर का जो मर्डर केस बता रहे हैं, हम जरूर गृह विभाग के प्रसंज्ञान में लेकर के आएंगे कि उसकी कार्रवाई का आगे क्या हुआ। आप हमें अपने एफआईआर नंबर और वो नोट भी करा सकते हैं, हम जरूर वहां तक पहुंचाएंगे। निशा जी, समय कम है, मैं जानना चाहूंगा कि चलिए राजनीतिक दल आएंगे जाएंगे, हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम है, फॉलो इसी सिस्टम को करना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में सरकार को करना क्या चाहिए? अभी भी मैं 1 साल का तो दावा नहीं कर सकता, लेकिन 7 से 8 महीने का वक्त शायद अब सरकार के पास में बचा हुआ है। देखिए, 7-8 महीनों में सरकार सिर्फ अपने वोट साधने का, वोट बैंक को बढ़ाने का काम करेगी। एक आम जनता किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं? एक आम जनता कैसे उम्मीद कर सकती है? आम जनता ने बहुत कोशिश और प्रयास कर लिए अपने अपने जन आंदोलन करके अपनी बात कहने के, तो बात पहुंची नहीं सत्ता के कानों तक। और यहाँ तक कि विदेशी नागरिक, आप गाय माता की रक्षा की बात कीजिए ना, करिए ना, कौन मना करता है। लेकिन जब बैल भाई साहब कहीं पे भी किसी को पटक देते हैं, किसी की जान चली जाती है, आप विदेशों में जाके जगह जगह कहते फिरते हैं कि आओ पधारो हमारे देश, और यहाँ पे उनकी रक्षा नहीं कर सकते। कहीं पे कुत्ते काट रहे हैं, कहीं पे सांड उनको कुचल रहा है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं सेकुलर स्टेट की बात करती हूँ। सेकुलर स्टेट की अवधारणा को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया है। किसी को कोई लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेने की, रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे खुली छूट उन लोगों को दी गई है जो सरकार के ऑर्गन है, सरकार के पार्ट है, सरकार के हिस्सेदार हैं। तो उन पे अंकुश सरकार लगाए, लोगों को पता लगना चाहिए कि ये हमारी सरकार है। बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं कि कानून अगर कारगर होता है तो कानून के रखवालों का मनोबल भी बड़ा होता है। लेकिन अगर इसी तरह की चर्चाएं सुनते हैं तो मुझे लगता है कि कोई सिस्टम का पैरोकार ये सुनना नहीं चाहता कि हम किस दौर और किस हालात से गुजर रहे हैं। हम राजधानी में बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ करीब 17-18 कॉलर जो जुड़े हैं वो कुछ हालात इस तरह के बयां कर रहे थे जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। बारट साहब, 30 सेकंड का समय आपको मैं दूंगा कि वास्तव में अब रिमेनिंग पीरियड जो है गवर्नमेंट का कानून व्यवस्था के लिहाज से क्या करना चाहिए, किस तरह की उम्मीद कर सकती है जनता? एक हाकिम की तरह नहीं, इस सूबे को अपना परिवार मान के आपको बड़प्पन के साथ चिंता करनी चाहिए कि मेरे सूबे में कोई भी नागरिक दुख तकलीफ में न रहे और अपराधी के हौसले बुलंद न हो। क्योंकि कहते हैं ना, शासन का इकबाल होना चाहिए, इकबाल को बहाल करने की जरूरत है। और गृह मंत्री की मंशा या उनकी इंटीग्रिटी पे कोई संदेह नहीं होता है, पर परिणाम क्या मिल रहा है हमको?
बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं है। हम चाहे दावे लाख करें कि पहले से तुलना करें, कुछ भी करें, लेकिन जनता रिजल्ट चाहती है और वोट जब देती है शायद यही वजह है कि वो ये समझ करके देती है कि अब हमारे दिन सुधर सकते हैं, हमें बेहतर कानून व्यवस्था मिल सकती है, हमें उस भ्रष्ट प्रशासन से मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर फिर उसको वही होता है तो मैं कहना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि एक तरह से ये पॉलिटिकल चीटिंग है उन लोगों के विश्वास को तोड़ने की जो एक भरोसा करते हैं। मुझे लगता है कि वक्त है, समझदार हिंदुस्तान है, पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, युवाओं का हिंदुस्तान है, और इसी तरह से हमारे हर राज्य के जो लोग हैं वो एक विचार रखते हैं कि हमें बेहतर व्यवस्था मिल सके। तभी हम तुलनात्मक आज आंकड़े पेश करते हैं। उस वक्त वोटर का नजरिया भी तुलनात्मक तरीके से होता है जब वो ईवीएम पे अपनी उंगली चलाता है। चले एक नए मुद्दे के साथ फिर हम आपके पास में लौटेंगे। हमारे कानून व्यवस्था बहुत लंबा चौड़ा विभाग है, लेकिन हमने पहल की है, कोशिश की है कि हम इस सीमित समय में आप तक कुछ बातें पहुंचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।